हेलो दोस्तों, मैं गुलशन दिल्ली से हूँ। आज का टॉपिक है व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ। ये इसलिए टॉपिक मैंने लिया है क्योंकि ट्वेल्थ के बाद लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर करें क्या। ना कोई गाइडेंस होती है, ना कोई हेल्प करने वाला होता है। और इस समय तो कोरोना का टाइम वैसे ही था, तो सब अपने अपने घरों में रहते थे, तो किसी को कोई हेल्प भी नहीं मिली। तो इसीलिए मैंने ये चुना, क्योंकि मैं भी जब ट्वेल्थ में था तो अब तो जो है हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है और बहुत सुविधा हो गई है। हमारे टाइम में क्या होता था कि ट्वेल्थ पास करी हमने, और एक जो होता है मैप आता था जिसमें कॉलेज मैप कहते थे उसको, और उस मैप में सब कॉलेजेस के जो है नाम और लोकेशन थे। तो हम लोग क्या करते थे, बस पकड़ के चले गए, सारे कॉलेजेस में से जो अच्छे लगे वहाँ भर दिया फॉर्म। 500-500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस की के, मतलब अगर 8 कॉलेज में भरे तो 8 × 40 4,000 रुपये हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर देते थे। हम सोचते तो हो जाएगा एडमिशन। अब ऑनलाइन हो गया तो पता चल गया भाई ड्यू तो सारे ही है, रजिस्ट्रेशन तो एक ही होगी। रेफरेंस आप भर सकते हो कोई भी कॉलेज, तो वो अब बाद में अलग से लगेंगे। तो अब आप लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा है, पहले तो बहुत मुश्किल था जी। तो मैंने कहा कि ऑनलाइन है और नॉलेज थोड़ी कम होती है लोगों में, तो मैं थोड़ी गाइडेंस कर दूँ। तो इतना तो सबको पता है कि 12वीं के बाद आपको डीयू में जाना होता है, या किसी भी कॉलेज में रेगुलर होते हैं, नॉन रेगुलर होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे क्या क्या होता है, तो वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले आपको जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, एंड देन लास्ट वाला पार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर्स दूँगा मैं। उससे आपको जो है ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, और हाँ, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके किसी फ्रेंड वगैरह को इसकी ज़रूरत हो तो सीधा उनको शेयर कर दीजिए, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट करूँगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करता हूँ। तो फिर अब उसकी साइट पे चलना पड़ेगा, और उसकी साइट क्या होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट जो है आपकी du.ac.in है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप डी की साइट एक बार देख लें। ये वैसे मोबाइल मोड मेरा ऑन है, डेस्कटॉप मोड में किसी और टाइप का दिखेगा, लेकिन du.ac.in ये गवर्नमेंट साइट है, डी की ऑफिशियल साइट। सो थर्ड पार्टी जो है उन साइट्स का यूज़ ना करे, डायरेक्ट साइट से काम करे। ये है डी की साइट्स पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, कोर्सेज होंगे, प्रोस्पेक्टस होंगे, फॉर्मेट्स होंगे। तो जो आपको चाहिए आप इस साइट से उठा सकते हो। बाकी अब जो मैंने समझाना है उस चीज़ पे आते हैं। मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ये आपके लिए एक फ़ाइल बना रखी है जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है आपको पता ही है, कोई भी कॉलेज जाओगे तो रेगुलर नॉन रेगुलर कोर्स होते हैं। तो ड्यू का हम ले लेते हैं। अब ड्यू जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये ड्यू हो गया, ये एनसी वेब हो गया, ये एसओएल हो गया आपका, ये इग्नू हो गया। तो ड्यू जो है इसको मैं इधर रेगुलर डिनोट कर रहा हूँ, इधर आपको सब चीज़ रेगुलर की दिखाऊंगा। एनसी वेब, एसओएल, इग्नू ये सब हो गए नॉन रेगुलर, मतलब इसमें रेगुलर नहीं होता है, नॉन रेगुलर होता है। अब पहला आता है ड्यू। ड्यू का जो है फुल फॉर्म जो होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है। एनसी वेब जो होता है उसका जो है एनसी वेब स्टैंड फॉर नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड। एसओएल जो है उसका हो गया स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। इग्नू, इग्नू का हो गया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। ये जो है सब बाकी सब चीज़ तो आप देख ही रहे हो, लेकिन एनसी वेब वाले में ये ध्यान रखना, ये वुमेन को ध्यान रखना बस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है पहले फॉर्म्स कब निकलते हैं, सबसे मेन क्वेश्चन फॉर्म कब निकलते हैं। तो फॉर्म जो है आपका 12th के एग्ज़ाम के रिजल्ट से पहले निकल जाते हैं रेगुलर के। ये मत सोचो कि आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होएगा उसके बाद आप फॉर्म भरोगे, तो जब तक तो फॉर्म ही ख़त्म हो जाते हैं। इसकी बात ये होती है, अब मान लो आप
अब मान लो आप जो है देख लो, सब जगह पैसे की माया है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक तरह से सोचो, अगर वो पहले फॉर्म निकाल देगा तो सब भरेंगे, 100 के 100 बच्चे भरेंगे। लेकिन अगर वही वो रिज़ल्ट के बाद फॉर्म निकालता है तो भाई किसके नंबर आते हैं ज़्यादा? जिसके नंबर जो ज़्यादा आएंगे वही लोग तो भरेंगे, बाकी सब तो अलग अलग जगह भरेंगे, या कुछ लोग नहीं भी भरे, कुछ लोग पढ़ाई छोड़ दे। तो मान लीजिए 100 में से 40 से 50 लोग भरेंगे, और अगर पहले दे देता है तो सब लोग भरेंगे, तो सब लोग भरेंगे तो ज़्यादा पैसा। या हो सकता है कि 100 लोगों की ज़रूरत हो और बाहर से भी लोग भरते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि दिल्ली दिल्ली से भरते हैं, बाहर से भी लोग भरते हैं। तो इसलिए पहले निकालते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो है पैसा आ सके। उसके बाद जो है एनसी वेब, ये भी जो है रेगुलर के साथ ही फॉर्म निकलता है। एनसी वेब का जो है वुमेन वाला, ये रेगुलर और ये दोनों साथ में फॉर्म निकलते थे। इस बार क्या हुआ, थोड़ा अलग अलग हो गया, क्योंकि इस बार जो है कोरोना का टाइम था, तो ये पहले निकल गया या बाद में निकल गया। इसकी डेट भी एक्सटेंड हुई है काफ़ी, ये इसी बार हुआ है, लेकिन जनरली दोनों साथ में निकलते हैं। उसके बाद जो है ये एस जो है रिज़ल्ट के बाद निकलेगा, क्योंकि एस में होता है आपका डायरेक्ट एडमिशन। सो डायरेक्ट एडमिशन कब होगा? जब रिज़ल्ट होगा। एस का डायरेक्ट एडमिशन कब होगा? जब रिज़ल्ट होगा, जब ही होगा ना। तो यही है कहानी। उसके बाद जो है इग्नू भी जो है 12th के रिज़ल्ट के बाद ही निकलेगा, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन का बेस देखते हैं कि किस बेस पे एडमिशन होता है। तो रेगुलर जो होएगा वो एंट्रेंस बेस पे एडमिशन होता है और मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, दोनों बेस पे एडमिशन हो जाता है। ठीक है जी, एंट्रेंस एंड मेरिट बेस दोनों है इसमें। एंट्रेंस बेस क्या होता है आप कहोगे, मेरिट बेस क्या होता है? एंट्रेंस बेस वो होता है कि आपने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया, कोई मतलब एग्ज़ाम के बेस पे किसी को जज करना, उसको कहते हैं एंट्रेंस बेस्ड। और मेरिट बेस मतलब परसेंटेज के बेस पे। मेरिट का मतलब वही है, 12th में आपके कितनी परसेंटेज आई उसके बेस पे आपको जज किया जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उसको कहते हैं मेरिट। मतलब मेरिट हो गया परसेंटेज बेसिस पे, एंट्रेंस हो गया टेस्ट बेसिस पे। तो दोनों ही ऑप्शंस रेगुलर में है। और ये जो है एनसी वेब जो है इसमें मेरिट बेस है, एंट्रेंस बेस कम ही होती है, इसमें मेरिट बेस होता है। उसके बाद जो है ये आपका SOL आया। SOL में डायरेक्ट एडमिशन है जी, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन भी उनके लिए है जिनके 40% या 40% से हायर नंबर है। अब ये मत कहना कि 40% होंगे तो किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लोगे। इसमें ऑनर्स भी कराती है SOL, तो ऑनर्स के लिए अलग होता है, 55% 60% होता है। बाकी जो है बाकी आप जो है 40% से ही एडमिशन करा सकते हो सिंपल प्रोग्राम या सिंपल कोर्स में। लेकिन स्टार्टअप 40% से, 40% से नीचे होंगे आपको SOL बाय बाय कह देगा। उसी प्रकार जो है ये आपका इग्नू आ गया। इग्नू में भी आपका डायरेक्ट एडमिशन है, लेकिन सिर्फ पासिंग मार्क्स होने चाहिए इसमें। अब जैसे मान लो हर स्टेट का अलग अलग रूल है, कहीं पे 40% वाला पास है, कहीं पे आधे, किसी इंस्टीट्यूट में किसी यूनिवर्सिटी में 50% आने वाला पास है, किसी में 40% आने वाला पास है, किसी यूनिवर्सिटी में 33% लाने वाला पास है। तो 33% अगर आ गए और या कितने ही परसेंट आ गए और आपकी मार्कशीट पे लिखा है पास, तो सिर्फ पास हो आप, तो फिर इग्नू में आप एडमिशन ले सकते हो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ड्यू रेगुलर में फ़ीस कितनी होती है? फ़ीस 3000 से 50,000 के बीच में कोई भी आपकी ईयरली फ़ीस हो जाएगी, क्योंकि ड्यू में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। आप कोर्स करते हो तो ज़्यादा फ़ीस है, आप सिर्फ ग्रेजुएशन करते हो तो अलग फ़ीस है, तो सबकी अलग अलग फ़ीस है। तो 3000 से 50,000 के बीच में आपकी फ़ीस वेरी करती है। वो प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हो कि इसके कितने फ़ीस है। एनसी वेब जो है उसमें जो फ़ीस कितनी है, एनसी वेब की जो फ़ीस है वो 3500 से 5000 के बीच में है। ठीक है जी, और कोर्स के हिसाब से डिपेंड करती है आगे पीछे। और जो है इसमें SOL में उसमें भी जो है 3500 से 5000 ईयरली फ़ीस है, कोर्स वाइज डिपेंड करती है किसकी कितनी फ़ीस ली जाए।
इग्नू में जो है आपकी 3,000 से 28,000 के आसपास की फ़ीस है ईयरली। क्योंकि 3,000 से 28,000 इसलिए क्योंकि इग्नू जो है बहुत सारे कोर्सेज़ कराता है। ड्यू उसका मान लीजिए कि 20% भी नहीं कोर्स कराता है। ये जो है इग्नू ऑल ओवर इंडिया है, तो सिंपल सी बात है कि ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से कोर्स होंगे। तो इसमें बहुत सारे कोर्स है, तो अलग अलग कोर्स के अलग अलग फ़ीस है, अलग अलग ड्यूरेशन भी है। कोई कोर्स 2 साल का है, कोई कोर्स 1 साल का है, कोई कोर्स 4 साल का है। इसमें उसी प्रकार से अलग अलग फ़ीस है इनकी। उसके बाद जो है रेगुलर में जो है कौन सा सिस्टम होता है, सेमेस्टर सिस्टम होता है। रेगुलर में जो है सेमेस्टर सिस्टम होता है, एनसीवेब में भी सेमेस्टर सिस्टम होता है, एसओएल में भी सेमेस्टर सिस्टम होता है, और जो है इग्नू में भी सेमेस्टर सिस्टम होता है। इनमें सेमेस्टर सिस्टम होता है, ये सब सिंपल है, ठीक है ना, सब सेम है। लेकिन इन सब में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि गर्ल्स और बॉयज़ का लेकर डिफरेंस आ जाता है। वो मैंने यहाँ पॉइंट पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा पहले ये आपको ये सब नीचे पॉइंट्स बता दूँ, उसके बाद आपको ये बताऊँ, क्योंकि ये तो सिंपल आपको लिखा हुआ है तो आप समझ ही सकते हो। तो ये जो है रेगुलर वाला जो है कोएड होता है, इसमें लड़का लड़की जो भी और अदर्स सब पढ़ सकते हैं। मेरिट बेस जो होता है इसमें मेरिट क्या नाम है इसका, एनसीवेब जो होता है, एनसीवेब होता है ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। एनसीवेब मतलब वुमेंस, मैंने कहा था ना डब्लू का मतलब वुमेंस, तो ये फ़र्क रखना, एनसीवेब वुमेंस, तो वुमेंस है तो लड़कियों के लिए कॉलेज है, तो सिर्फ लड़कियां पढ़ेंगी इसमें। इसमें जो है एसओएल में ओनली बॉयज़ या ओनली गर्ल्स, और लगाना भूल गया हूँ, सॉरी दोस्तों। लेकिन इसमें लड़के भी पढ़ सकते हैं, लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। और लेकिन क्या होता है कि या तो सिर्फ जो पढ़ाई होगी वो लड़के लड़के की होगी या लड़की लड़की की, मतलब जो कॉलेजेस बनेंगे उसमें आपका लड़कियों के लिए अलग कॉलेज रहेगा, लड़कों के लिए अलग, कंबाइंड नहीं होगा। दोनों अलग अलग नावों में सवारी करेंगे, दोनों के असाइनमेंट्स अलग होंगे, दोनों की क्लास अलग होगी, दोनों के एग्ज़ाम अलग होंगे। मतलब एग्ज़ाम तो एक ही होता है, लेकिन एग्ज़ाम में लड़के अलग बैठेंगे, लड़कियां अलग बैठेंगी। ये नहीं कि लड़कियों कॉलेज में लड़के, लड़के कॉलेज में लड़की होगी, सब दोनों सेपरेट रहेंगे। ये कोएड नहीं होता है, अलग अलग होता है। और उसी प्रकार जो है इसमें जो है इग्नू में कोएड है, इसमें लड़के लड़कियां और अन्य जो है साथ ही पढ़ते। और जो है इसमें क्लासेस जो होती हैं वो कैसी होती है, सेमेस्टर सिस्टम तो हो गया। अब क्लासेस क्या होती है, इसमें जो है रेगुलर में आपकी क्लास जो होगी वो 75% अटेंडेंस होनी होती है कम से कम। बाकी आप जितनी मर्ज़ी लगा लो अटेंडेंस, इसमें अटेंडेंस कंपल्सरी होती है। एनसीवेब में भी अटेंडेंस जो है कंपल्सरी होती है, संडे आपको लगाना होता है, बीच में आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी बुला लेते हैं। इसमें बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, 15 दिन बुला दिया, 25 दिन बुला दिया, कभी सैटरडे संडे बुला लिया, तो इसमें जो है कंपल्सरी है। ऊपर से साथ साथ जो है आपको जो है अलग से भी बुलाया जा सकता है पढ़ाई के लिए। और ये जो है एसओएल, ये जो मतलब लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग है, दोनों के लिए। इसमें जो है आपकी जो है क्लासेस संडे होती है सिर्फ, और कोई नहीं, उसमें भी कंपल्सरी है, जा सकते हो नहीं भी जा सकते हो, कोई परसेंटेज कंपल्सरी नहीं है अटेंडेंस की। इसमें जो है इग्नू में भी सेम रूल है, लेकिन इग्नू में सैटरडे संडे की क्लास होती है, 2 दिन की क्लास होती है। और ये कोएड क्लास होते हैं, लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं। और इसमें भी आपकी मर्ज़ी है, जा सकते हो नहीं भी जा सकते हो, ठीक है जी। ER केस फीस, अब मान लीजिए ER केस फीस, ER होती क्या है, ER होती है बैक। अब मान लीजिए कि आपने एडमिशन लिया और पेपर दिया और आपकी जो है बैक क्या होते हैं, ER का मतलब कंपार्टमेंट, मान लीजिए 12th पास में आपने कंपार्टमेंट सुना वो वही होती है। और किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, बाकी में पास है, मतलब 8 सब्जेक्ट है, 8 में से 5 में फ़ेल हो गए और 3 में आपको फ़ेल नहीं किया गया, ER दे दिया गया। ER का मतलब कि आप फेल नहीं हो, आपको सिर्फ इस सब्जेक्ट में दोबारा पेपर देना है। तो हर कॉलेज की जो है अलग अलग फ़ीस होती है। इसमें मान लीजिए 500 रुपये पर सब्जेक्ट, 600 रुपये पर सब्जेक्ट, इसमें मान लीजिए आपकी 300-400 पर सब्जेक्ट, इसमें 300-500 पर सब्जेक्ट। इसमें जो है इग्नू में सिर्फ एग्ज़ाम फ़ीस लगती है, तो 250 रुपये पर सब्जेक्ट आपको देने होते हैं। अब पॉइंट्स और क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था कि एंड तक देखिएगा। रोल नंबर साथ साथ कैसे मिल सकता है, अच्छा ये कुछ लोग मेरे से क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मैं दिला देता हूँ रोल नंबर साथ साथ। वो होता है ऐसे है, मैं उसके पीछे रीज़न बताता हूँ।
देखिए ड्यू रेगुलर में जाएंगे आप, तो इसमें जो है आपको रोल नंबर साथ साथ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई किसका एडमिशन होना है किसका नहीं होना है वो तो पता नहीं है ना। ये किसने एडमिशन कैंसिल कराना है या किसके कागज़ों में दिक्कत रह जानी है। तो एडमिशन इज़ नॉट जो है आपका कंफर्म नहीं है। तो जिस चीज़ में कंफर्म नहीं है उस चीज़ में आप जज नहीं कर सकते हो, इसलिए इसमें रोल नंबर साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि सब आगे पीछे हो जाते हैं। एनसी वेब में जो होता है इसमें भी रोल नंबर साथ नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि आपका ड्यू के साथ ही फॉर्म निकलता है, इसलिए उसके इसमें जो है एडमिशन मेरिट बेस पे होता है। तो इसमें जो है कोई इसका भी चांस नहीं है कि साथ साथ हो पाए। लेकिन हाँ एसओएल में जो है, एसओएल का एक बहुत अच्छा रूल है, इसमें जो है आपका रोल नंबर साथ साथ हो सकता है, क्योंकि इसकी एक बात है कि ये जो पेमेंट लेता है, पेमेंट के टाइम पे ही आपको आई कार्ड दे देता है। मतलब जैसे ही आपने इसकी फ़ीस पे करी वैसे आपको आई कार्ड इशू हो जाएगा और आई कार्ड से आपको रोल नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आप अगर किसी की एक साथ पेमेंट करते हैं तो एक साथ रोल नंबर आ जाएगा। जैसे एक का 001 है तो अगले का 002, अगले का 003, अगले का 004, मतलब बिल्कुल आगे पीछे रोल नंबर आने की संभावना हो जाती है। और इग्नू में क्या है कि इग्नू में भी ऐसा होता है, लेकिन इग्नू क्या होता है 1-1.5 महीने में, कई बार 1 हफ्ते में आई कार्ड देता है। तो आई कार्ड में थोड़ा लेट प्रोसीजर लगता है, तो इसलिए इसका रोल नंबर में आप एक रूम में बैठ सकते हो ज़्यादा, लेकिन बिल्कुल साथ साथ तो नहीं आ पाएगा, थोड़ा आगे पीछे अंतर आ जाता है। वही है कि साथ में आप पेमेंट कीजिए, साथ में रजिस्टर कराइए, तो साथ में क्लासेस हो जाती हैं आपकी। अब उसके बाद जो आते हैं हम लोग, एक कॉलेज से नेम कटवा कर दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है क्या? हाँ, अगर आपने मान लीजिए रेगुलर के केस में एक कॉलेज में एडमिशन करा लिया है और आप चाहते हो कि अब दूसरे कॉलेज में आपका नाम आ सकता है, आपको लगता है, तो आप उसमें एडमिशन करा लेते हो। तो हाँ, तो आप एक में कैंसिल करा सकते हो। कैंसिल कराने से आपका फ़ीस रिफ़ंड हो जाता है, क्योंकि भाई 2 जगह से डिग्री थोड़ी ना ले सकते हो, 2 जगह इकट्ठे रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हो ना। तो आपका जो है फ़ीस रिफ़ंड हो जाता है, और फ़ीस उसी अकाउंट में रिफ़ंड होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अकाउंट की डिटेल जिसमें डाली होगी। इसके बाद अगला क्या है भाई, पहले से सेकंड या थर्ड ईयर किसी और कॉलेज के से ही कई कॉलेज बदल सकता है क्या? अच्छा, मान लीजिए कोई सेकंड या थर्ड से पहले कोई और कॉलेज में है और अब चाहता है वो कॉलेज बदलना, तो बदल सकता है क्या? तो अभी तो मैं जी फ्रेश बता रहा हूँ, अगर इससे बताऊँगा तो 12th वाले कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसका भी रूल हो जाता है, हाँ होता है, इसके रूल्स अलग है, तो इसके लिए कभी फ्यूचर में वीडियो बनाऊँगा तो उसमें बता दूँगा मैं। ईयर बैग क्या होता है? ईयर बैग आपको पहले बता चुका हूँ। ईयर बैग इजकल टू कंपार्टमेंट, और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कंपार्टमेंट जो होती है जिसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है, दोबारा एग्ज़ाम लिया जाता है, ईयर बैग वो होती है। कितने दिन में एडमिशन हो जाता है? देखिए भाई, ड्यू रेगुलर, जो ड्यू का रेगुलर है उसमें जो एडमिशन है वो कितने दिन में होगा ये पता नहीं है, क्योंकि इसमें 3 से 6 महीने लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग जाते हैं कई बार। इस बार देखिए जैसे ज़्यादा लग गया, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम ही 2-3 बार हो गए बच्चों के, और अभी तक क्लियरिटी नहीं है किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्या करना है। तो रेगुलर का 3 से 6 महीने टाइम लग जाता है एडमिशन लेने में। और एनसी वेब जो है इसका एडमिशन लेने में आपका जो है टाइम लगेगा उतना ही जितना ड्यू का लगता है, इसके आसपास, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं जी। एसओएल में हैंड टू हैंड होता है भाई। एसओएल में जो है आपने फ़ीस पे करने वाले रहिए, आप फ़ीस पे करिए, आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है आई कार्ड। बिल्कुल कोई भी इसमें जो है ना, फ़ीस पेमेंट आई कार्ड इशूड, सिंपल सी बात है। इग्नू में जो है फ़ीस पेमेंट करने के 1-1.5 महीने, कई बार 1 हफ्ते में आपका आई कार्ड आता है, तो इसमें 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। अब आपके सारे पॉइंट्स शायद क्लियर हो गया होगा। हाँ, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन अब कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भाई इनमें से बेस्ट कौन सा है। देखिए, सब अपनी जगह बेस्ट है।
अब जिसको पूरा स्टूडेंट रहना है तो उसके लिए तो रेगुलर बेस्ट है भाई, जो पढ़ने में अच्छा है और कर सकता है और मतलब साइड में कोई काम नहीं करना है तो उसके लिए रेगुलर बेस्ट है। लेकिन अगर किसी को साथ में, जैसे शहरों में क्या होता है, लोग काम भी करते हैं पढ़ाई भी करते हैं, तो उनके लिए जो है एसओएल बेस्ट है, इग्नू बेस्ट है। और अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में तो एसओएल बहुत बेस्ट है। और मान लीजिए किसी रूरल एरिया में रह रहे हैं जहाँ की जो है यूनिवर्सिटी थोड़ी ख़राब स्थिति में, तो उसके लिए इग्नू है, क्योंकि इग्नू ऑल ओवर इंडिया है। तो दिल्ली वालों के लिए तो एसओएल बढ़िया है जी, उसके बाद इग्नू मेरे हिसाब से। बाकी आप जो भी कहें, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग वैल्यू हो जाती है। हाँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कौन से काम आते? देखिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कई बार लिखा होता है कि वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने रेगुलर से करी है। तो देखिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपको ड्यू रेगुलर काम आएगा। इसके बाद ये तीनों जो है बराबर ही काम आएंगे, क्योंकि ये नॉन रेगुलर कोर्स है। जहाँ ये काम आएगा वहाँ ये आएगा, वहाँ ये। वैसे 1000 फॉर्मों में 4 फॉर्मों में लिखा होता है कि भैया जो है हमें रेगुलर से चाहिए, तो आपका मतलब चारों चल सकता है, लेकिन ये कहीं रुकता नहीं है। तो ये चीज़ है कि आपको ये सारे जो है चारों जो है सर्टिफिकेट वैलिड है हर जगह, कहीं भी, किसी भी जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, और सारे मान्यता प्राप्त हैं। तो आप जिस मर्जी के साथ कर सकते हैं, सब ओके रिपोर्ट है। बस हाँ, अगर आप काम करना चाहते हो साथ साथ तो फिर यही है, इन तीनों में से कोई कोर्स ले लेना आप। और काम नहीं करना चाहते हो, साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हो, तो रेगुलर भाई करना आप। ठीक है जी। उसके बाद जो है आपका और मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। कुछ और चीज़ें रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ये मेरा पहला वीडियो भाई, कर दो यार सब्सक्राइब, तभी तो ज़्यादा लोगों तक बैठूँगा और अगली बार और अच्छी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।